स्टूडेंट्स, आज आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की विज्ञान विषय कक्षा 10 का जो मॉडल पेपर है उसको हल कर रहे हैं। ये 2 घंटे 45 मिनट का टाइम होगा। पूर्णांक हमारा 80 होगा। ये परीक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिए होंगे। अब खंड ए को हम हल कर लेते हैं क्योंकि परीक्षा नज़दीक है। इसको ध्यान में रखते हुए हम आपके 1 सेकंड को भी बर्बाद नहीं करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प है वो चुनना है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो वृक्क क्या काम करता है? वृक्क उत्सर्जन का काम करता है। मनुष्य के जो शरीर है उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने का काम वृक्क ही करता है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए CO2 भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है। तो उपरोक्त तो सभी हमारा आंसर आ जाएगा। कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? तो ये साइटोकाइनिन कहलाता है। 3rd नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब अगर हमें प्राप्त करना है तो बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो जो फोकस दूरी होगी उसकी दुगुनी दूरी पे रख देंगे तो हमें इस प्रकार का प्रतिबिंब है वो प्राप्त हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन की घटना को आपतन कोण और परावर्तन कोण में सही संबंध दर्शाना है। तो I बराबर R संबंध के लिए हम दर्शाएंगे कि I बराबर R। निम्नलिखित में से कौन सा पद है वो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? नहीं पूछा गया है। I2R करता है, IR2 करता है, सॉरी नहीं करता। VI तो करता है, V2/R करता है। तो IR2, I गुणा R2 ये नहीं करेगा। किसी विद्युत बल्ब का अनुमंतांक 220 वोल्ट है या 100 वोल्ट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करना है तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? तो 125 वोल्ट। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने की जो युक्ति है, जो यंत्र है, उसको क्या कहते हैं? मोटर कहते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को। इनमें आप ध्यान रखें, मोटर और जनित्र में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला जो यंत्र है वो मोटर है, और जब इसका उल्टा कर देंगे कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला, तो आप देख सकते हैं कैसे होगा। निम्न अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य? अभिक्रिया दी हुई है कि 2PbO प्लस C यानी कार्बन 2Pb प्लस CO2। तो इसमें क्या क्या नहीं हुआ, असत्य कथन बताना है। तो शीशा अपचयित हो रहा है, बिल्कुल नहीं। CO2 अपचित हो रहा है, ये भी नहीं। कार्बन अपचित हो रहा है, हाँ। लेड ऑक्साइड अपचित हो रहा है, हाँ। तो जो इसका ए ऑप्शन है 1 और 2 ये गलत में आ जाएगा। कोई विलियम है उसमें लाल लिटमस को नीला कर देता है। कोई विलियम में अगर हम लिटमस पत्थर डालें तो वो लाल लिटमस पत्थर है और नीला कर देता है, तो इसका pH मान संभवतः 10। लोहे के फ्राइंग पैन को अगर जंग से हमें बचाना है तो उस पर किस धातु की परत चढ़ाएंगे? जिंक की परत चढ़ा देंगे। प्राग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना का उदाहरण क्या कहलाता है? रसायन अनुवर्तन कहलाता है। रिक्त स्थान में रसायन अनुवर्तन भरेंगे। पत्तियों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्रों के द्वारा होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान। विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है? एमीटर के द्वारा किया जाता है। निर्यात में प्रकाश की चाल किस प्रकार से होगी? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के रूप में मापी जाती है। तो इसमें खाली स्थान में हम भरेंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तेंदू की पत्ती का उपयोग किस में किया जाता है? बहुत सरल प्रश्न है। बीड़ी उद्योग में तेंदू पत्ते का उपयोग किया जाता है, तो बीड़ी बनाने में। पेशियों में कौन सा अम्ल है वो जमा हो जाता है तो दर्द होता है? तो लैक्टिक अम्ल जमा हो जाए तो दर्द होता है पेशियों में। मानव पेशियों में दर्द क्यों होगा? क्योंकि लैक्टिक अम्ल जमा हो जाने से हो जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। तो रक्त दाब मापने वाले यंत्र का नाम लिखना है स्फाइग्नोमीटर। WBC का रंग किस वर्णक की उपस्थिति से लाल हो जाता है? तो मानव जो शरीर है, मानव बॉडी, ह्यूमन बॉडी में RBC WBC ये पाए जाते हैं। तो RBC का पूछा गया है, तो RBC का जो रंग है वो लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। टिहरी बांध किस नदी पे बनाया गया है?
तो यहाँ गंगा नदी दी हुई है, लेकिन गंगा नदी की सहायक नदियाँ टिहरी बांध अपने उत्तराखंड जिले में, उत्तराखंड राज्य में, भारत का उत्तराखंड राज्य में टिहरी बांध है, एक विकास परियोजना है जो टिहरी जिले में बनाया गया, और इसका नाम राम तीर्थ सागर कर दिया गया है आजकल। और ये हिमालय नदियाँ की 2 नदियों पे बनाया गया है, और ये दो नदियाँ हैं वो गंगा नदी की सहायक नदी हैं। तो ये नदियाँ कौन सी हैं? एक तो भागीरथी है और एक भील गंगा है। याद रखें आप, भागीरथी और भील गंगा नदी। नेक्स्ट हम प्रश्न कर लेंगे कि भारत के वाटर मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह को वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। MRI का पूरा नाम लिखना है, मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग, यानी चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन। हिंदी में करें तो चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब हो गया। 1 एम्पियर को परिभाषित करना है, तो किस तरीके से हम परिभाषित करेंगे इसको, एम्पियर को? तो 1 एम्पियर को यदि किसी विद्युत परिपथ के किसी बिंदु से, विद्युत परिपथ का कोई बिंदु है, उस बिंदु से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेग प्रवाहित कर दिया जाए तो उस परिपथ में विद्युत धारा 1 एम्पायर कहलाती है। 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं? 1 यूनिट का पूछा है, तो 3.6 गुणा 10 की घात, थोड़ा जूम कर देते हैं इसको, 3.6 गुणा 10 की घात, अब इसमें दिख नहीं रहा, 8 होना चाहिए ये। 2 संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए। तो मैथिल ऑरेंज जो फिनोल्फथीन है, ये दोनों संश्लेषित सूचक हैं। बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं? बड़ा ही सरल प्रश्न है अपना ये। खाने का सोडा और टार्टरिक अम्ल के मिश्रण को बेकिंग पाउडर कहा जाता है। खाने में काम आता है बेकिंग पाउडर, तो खाने का सोडा और टार्टरिक अम्ल के मिश्रण को बेकिंग पाउडर कहा जाता है। पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण, या इसका सूत्र पूछा जाए तो CaOCl2। CaOCl2 पेयजल को जीवाणु मुक्त करने के लिए, यानी पेयजल में से गंदगी हटाने के लिए, पीने का पानी है उसको शुद्ध करने के लिए विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, यानी CaCl2 का प्रयोग किया जाता है। खंड ब होगा अब हमारा कि प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण कैसे होता है। मानव बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, तो ये किस प्रकार से बचाव का काम करती हैं? तो शरीर में रक्त स्राव होने पर, रक्त बह रहा हो तब प्लेटलेट्स कोशिकाएं चोट लगे हुए स्थान पे जाल बना देती हैं, और वहाँ जाल बनाने से जो ब्लड है उसका थक्का बन जाता है और ब्लड बहने से रुक जाता है। तो इस प्रकार से प्लेटलेट्स हैं वो मानव शरीर में अनुरक्षण का कार्य करते हैं। आणविक जाति व्रत को समझाना है। तो आणविक जाति व्रत, कोशिका विभाजन के समय DNA में होने वाले परिवर्तन को उस प्रोटीन में भी परिवर्तन आएगा जो नए DNA से बनेंगे। इस प्रकार DNA की विभिन्नताओं के आधार पर विकासीय संबंध खोजना आणविक जाति व्रत कहलाता है। जैव निम्नीकरण किसे कहते हैं? 6 नंबर प्रश्न अपना, जैव निम्नीकरण वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। एक संकर और द्विसंकर प्रारूप में लक्षण प्रारूप अनुपात लिखिए। एक संकर और द्विसंकर प्रारूप में लक्षण प्रारूप अनुपात लिखिए। तो एक संकर लक्षण प्रारूप अनुपात 3:1 होता है, और द्विलक्षण प्रारूप अनुपात होता है वो होता है 9:3:3:3:1। तो एक संकर अनुपात को देख लिया हमने। एक संकर अनुपात हमारा हो गया 3:1 और द्विसंकर अनुपात हो गया 9:3:3:1। स्नेल का अपवर्तन का नियम बताना है। प्रकाश के निश्चित माध्यम से परावर्तन कोण की ज्या यानी sin y तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी r का अनुपात स्थिर होता है। तो sin i बटा sin r बराबर स्थिरांक। तो इस प्रकार से हम इस सूत्र को लिखेंगे। 12 वोल्ट विभवांतर के 2
बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में कितना खर्च या कार्य किया जाता है, तो V बराबर कितने हो गए, विभवांतर या 12V यानी विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच पूछा गया है आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा, तो V बराबर 12 वोल्ट और Q बराबर 2 कूलम। तो कार्य कितना होगा, W बराबर V गुणा Q। तो 12 को 2 से गुणा कर देंगे, 12 से जैसे 2 को गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 24 जूल। तो टोटल जो कार्य होगा वो 24 जूल का होगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है 10 नंबर, जूल का तापन नियम को परिभाषित कीजिए। किसी विद्युत चालक के अंदर उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा की दर उस चालक के प्रतिरोध एवं प्रवाहित जो विद्युत धारा है उसके वर्ग के गुणनफल के समानुपाती होती है। जूल का तापन नियम है, उसको परिभाषित करना है। तो किसी विद्युत चालक के अंदर उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा की दर उस चालक के प्रतिरोध एवं प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो H बराबर I/2RI। नेक्स्ट जो प्रश्न हमारा है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को समझाइए। दक्षिण हस्त, दक्षिण अपना हाथ है, हस्त है, उसका अंगूठे का नियम है, उसको दर्शाना है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने का नियम होता है। इस नियम में धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। यदि दाहिने हाथ का अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में है तो हाथ की मुड़ी हुई अंगुलियों, आप अपने अंगूठे को खड़ा रखें, अंगुलियों को मोड़ लें। इस तरीके से इस नियम को समझने की कोशिश करें। मुड़ी हुई अंगुलियों की दिशा चालक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं। यसद लेपन किसे कहते हैं? यसद लेपन लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए, लोहे पे जंग लग जाता है और इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। जिंक ऊपर देखा था हमने कि किस धातु की परत चढ़ाते हैं, जस्ते की, इसको जस्ता भी कहते हैं। इसकी परत चढ़ाने की विधि को यसद लेपन या इसका दूसरा नाम है वो है गैल्वेनाइजेशन। इसमें से कौन सा पूछा जा सकता है? यसद लेपन पूछा जाता है या गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन भी पूछा जा सकता है। तो समझाइए कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दो अभिक्रियाएं होती हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। तो किस प्रकार से हमें बताना है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? जब इंसान श्वास लेता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन एवं ग्लूकोज का विखंडन होता है। ऑक्सीजन और ग्लूकोज क्रिया करते हैं, इससे ऊर्जा निकलती है। ऑक्सीजन और ग्लूकोज का विखंडन होता है, यानी ये टूटते हैं दोनों, तो ऊर्जा निकलती है। तो श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इसको देख लेते हैं हम, अभिक्रिया किस प्रकार से होगी। C6H12O6 6O2 जो प्राप्त होगा वो होगा में 6CO2 प्लस 6H2। तो ये मिल गई हमें कार्बन डाइऑक्साइड और H2 पानी प्लस मिल गया ऊर्जा। थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसका समीकरण लिखिए। थर्मिट अभिक्रिया आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीन के पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो इसे थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। तो थर्मिट अभिक्रिया का सूत्र देख लें आप, Fe2O3 प्लस 2Al प्लस जो हमें प्राप्त हुआ वो है 2Fe प्लस Al2O3 प्लस हमें मिली है ऊष्मा। तांबे के विद्युत अपघटनीय परिष्करण का नामांकित चित्र, इस प्रकार का चित्र हमें बनाना है और इसमें दिखाना है तांबे का विद्युत अपघटनीय परिष्करण। तो इस पर किस प्रकार से हमें दर्शाना है? ये एनोड पंख है, अम्लीकृत कार्बन सल्फेट है, विद्युत अपघटनीय अपचयन या विद्युत अपघटनीय परिष्करण विधि, इसको दोनों नामों से जाना जाता है। तो ऊपर कैथोड है और एक तरफ एनोड है। कैथोड और एनोड
बीच में आपको कुंजी दर्शानी है। अम्लीकृत के रूप में हमें क्या जो विलियन जो लिया है हमने, विलियन जो लिया है वो क्या है, कार्बन सल्फेट का विलियन। तो इस तरीके से इसका नामांकित चित्र बनाएं आप। अपरूप किसे कहते हैं? कार्बन के 3 अपरूप बताने हैं। तो अपरूप किसे कहते हैं और कार्बन के 3 अपरूप कौन से हैं? एक ही तत्व के अनेक रूप जिनके गुणों में पर्याप्त भिन्नता हो अपरूप कहलाते हैं। जैसे कार्बन का अपरूप हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन ये तीनों क्या हैं? कार्बन के अपरूप। हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन, आप नाम लिखें, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। खंड सी को हल करते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। दीर्घ उत्तर का मतलब है थोड़ा उत्तर हमें बड़ा लिखना होगा। वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर बताना है। मानव फेफड़ों में श्वसन क्रिया होती है तो उसमें वायवीय जो वायु के साथ यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो क्रिया होती है उसे कहते हैं वायवीय, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे कहते हैं अवायवीय, यानी वहाँ वायु उपस्थित नहीं है। तो वायवीय उपस्थिति इसको देख लेते हैं हम। वायवीय श्वसन में कौन सी विशेषता है और अवायवीय श्वसन की क्या विशेषता है, तो इनमें दोनों में अंतर कर लेते हैं। तो वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ये मैंने ऊपर भी बता दिया आपको। ये जीवों के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो एक शक्ति ग्रह है, ह्यूमन बॉडी का शक्ति ग्रह होता है। जीवों का शक्ति ग्रह होता है, ऊर्जा देने वाला ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें उत्पाद CO2+ जल बनते हैं और इसमें ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में बनती है। 4 विशेषता हो गई। और अब अवायवीय श्वसन को देख लेते हैं। इसमें जो O2 है, ऑक्सीजन है, उसकी अनुपस्थिति में होती है। और ये कुछ जीवाणु जैसे ईस्ट में होती है, तो इसमें उत्पन्न एथेनॉल और CO2 बनते हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं, और इसमें अपेक्षाकृत कम ऊर्जा बनती है। वायवीय श्वसन में ऊर्जा ज़्यादा बनती है, अवायवीय श्वसन में ऊर्जा कम बनती है। अथवा में प्रश्न है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की जो कमी हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? हीमोग्लोबिन की कमी से शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, जिससे एनीमिया रोग हो जाता है। तो रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग। साथ ही O2 यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। CO2 का जो परिवहन है वो भी प्रभावित होता है। O2 और CO2 बॉडी में जो परिवहन है वो प्रभावित हो जाता है। ये किसकी कमी से? हीमोग्लोबिन की कमी से। क्या एक तितली और चमगादड़ के पंखों में समजात अंग कहा जा सकता है अथवा नहीं? कारण भी लिखना है कि अगर इन्हें समजात अंग कहें तो क्या कारण है। तो तितली जो बगीचों में उड़ती है, तितली और चमगादड़ सबने देखे होंगे कि पंखों की मूल उत्पत्ति समान नहीं है, लेकिन इसके कार्य हैं वो समान है। कार्य समान है क्योंकि दोनों के ही पंख उड़ने के काम आते हैं। अतः ये अंग आपस में समवर्ती अंग हैं, समजात नहीं है। उत्पत्ति समान होती तो समजात अंग होते, क्योंकि ये तो समवर्ती यानी काम तो समान कर रहे हैं, लेकिन इनकी मूल जो उत्पत्ति है वो समान नहीं है, इसलिए ये समजात अंग नहीं है, समवर्ती अंग है। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो मानव में लिंग निर्धारण आनुवंशिक आधार पे होता है। मानव में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़े अलिंग गुणसूत्र एवं 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं। लिंग गुणसूत्र मादा में XX के रूप में, तो जो नर है उसमें XY के रूप में जाने जाते हैं। जन्म लेने वाली जो संतान है उसमें X गुणसूत्र ही आता है। अतः लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र से निर्धारण होता है, यानी माता से तो X गुणसूत्र आएगा, पिता से अगर Y आ जाता है तो पुत्र, और X गुण आ जाता है तो पुत्री यानी लड़की होगी। इस तरीके से लिंग निर्धारण किया जाता है। परिनलिका किसे कहते हैं? विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न समझाइए एवं आवश्यक चित्र भी बनाना है। परिनालिका
परिनालिका पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार को बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। जैसे ये नीचे चित्र दिखाया हुआ है। विद्युत धारावाही परिनालिका का एक सिरा उत्तर ध्रुव और दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखा की तरह होती हैं, जो ये दर्शाते हैं कि परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। तो इस तरीके से आप परिनालिका को देख सकते हैं और इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किस तरीके से हो रहा है ये भी आप देख लें। विद्युत मोटर, तो कहने का मतलब परिनालिका जो क्वेश्चन आता है तो इस तरीके का हमें अपना चित्र बनाना है, दर्शाना है। परिनालिका के लिए इस तरह का डायग्राम हमें अपनी कॉपी में बनाना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करती है। ऊपर भी आया था विद्युत मोटर से संबंधित। तो विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करती है, आवश्यक चित्र बनाकर इसकी संरचना को समझाना है। तो जो सिद्धांत है वो देख लेते हैं पहले। सिद्धांत विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न था हमारा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला जो यंत्र है वो क्या है, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर में विद्युत रोधी तार की एक आयताकार कुंडली ABCD होती है, जो हमने इसमें चित्र में दर्शाएंगे कि ABCD कुंडली। ये कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र के दो ध्रुवों के बीच इस प्रकार रखी जाती है कि इनकी भुजाएं AB और CD चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबवत हों। कुंडली के दो सिरे विभक्त वलय के दो अर्ध भाग P और Q से संयोजित होते हैं, यानी जोड़ दिए जाते हैं। P और Q के बाहरी फलक सिरे दो स्थिर चालक ब्रूशों X और Y से स्पर्श करते हैं। अब हमें इस चित्र को देख लेते हैं कि किस तरीके से ये जो कुंडली है N और S नाम दिया है। अब इसमें देखो ये किस तरीके से X और Y को दर्शाया है और P और Q को दर्शाया है, ये संयोजित कर दिया है। उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक उदाहरण लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो ऊष्मा ये वियोजन अभिक्रिया का एक एक देख लेते हैं। ऊष्मा के रूप में जब होती है तो ये उदाहरण देंगे किस तरीके से कि FeSO4 2FeSO4 Fe2O प्लस SO2 प्लस SO3। प्रकाशीय वियोजन जब होगा तो होगा 2AgBr, हमें प्राप्त होगा 2Ag प्लस Br2। विद्युत वियोजन होगा तब होगा 2H2, तो 2H2 हमें मिल गया प्लस O2, ऑक्सीजन मिल गई। अथवा में प्रश्न है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, किस विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, तो विलयन का रंग है वो क्यों बदल जाता है। तो कॉपर सल्फेट की अपेक्षा अधिक क्रियाशील धातु है। जो लोहा है वो कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील धातु है, तो ये कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिससे विलयन का रंग है वो बदल जाता है। नेक्स्ट जो हमारा खंड है वो दय है। दय खंड को हल कर लेते हैं। तंत्रिका कोशिका की संरचना को समझाइए। न्यूरॉन की संरचना समझानी है हमें, न्यूरॉन के कार्य बताने हैं कि किस प्रकार से मानव बॉडी में न्यूरॉन काम करते हैं। न्यूरॉन का नामांकित चित्र भी बनाना है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। इसके 3 भाग होते हैं। तो कौन कौन से भाग होते हैं, कोशिका, दुर्मिका और अक्षिण। तो न्यूरॉन में गोलाकार संरचना कोशिकाएं कहलाती है, जिसमें एक केंद्रक होता है। कोशिका काय पर अनेक छोटे प्रवर्ध दुर्मिका कहलाते हैं, एवं एक सबसे लंबा जो प्रवर्ध है वो एक्सोन कहलाता है। न्यूरॉन के कार्य क्या हैं, अब ये कार्य बताएंगे। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र में एक सूक्ष्म उत्तेजनीय कोशिका है जो मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करता है। ये कार्य एक विद्युत रासायनिक संकेत द्वारा होता है। न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाना है। तो इसमें कौन कौन से दर्शाने हैं आपको, केंद्रक दर्शाना है। ऊपर हमने देखा था कि केंद्रक होता है दुर्मिका,
कोशिकाएं, ये जो पीले रंग का जो पदार्थ है ये कोशिकाएं हो गए। तंत्रिकाक्ष, तंत्रिका का अंतिम सिरा। अथवा में जो प्रश्न है वो हमारा कि हमारे शरीर में ग्राहिका का क्या कार्य है। जहाँ ग्राही उचित तरीके से कार्य नहीं कर रहे वहाँ क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ग्राहिकाएं जैसे किसी चीज़ को ग्रहण करना, स्वीकार करना। तो अनैच्छिक क्रियाएं एवं प्रतिवर्ती क्रिया में अंतर बताना है। अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया में अंतर, या हम बताएं एक और बताना है हमें मस्तिष्क का नामांकित चित्र। तो ग्राही देख लेते हैं पहले। ग्राही संवेदनशील अंग होते हैं जो पर्यावरण से सूचनाएं ग्रहण कर मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक पहुंचाते हैं। मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक पहुंचाते हैं। ये इन सूचनाओं का विश्लेषण किया जाता है। यहाँ जहाँ मतलब ये सूचनाएं संग्रहित करके, कहने का मतलब स्वीकार करके, संवेदनशील अंग है ग्राही। ये पर्यावरण से सूचनाएं लेती है और फिर मस्तिष्क तक पहुंचाती है। मस्तिष्क या कहें कि मेरुरज्जु में तक पहुंचाती है और वहाँ इन सूचनाओं का विश्लेषण किया जाता है, संबंधित उचित अनुक्रिया की जाती है। यदि ग्राही उचित तरीके से कार्य नहीं करता तो मस्तिष्क तक सूचनाएं नहीं पहुंचेंगी, सीधी सी बात है। तो ये किस प्रकार से अनैच्छिक क्रिया होगी और किस प्रकार से प्रतिवर्ती क्रिया होगी। तो ये मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती अनैच्छिक क्रिया। इन क्रियाओं में थोड़ा समय लगता है और ये हृदय धड़कना, श्वास लेना, पाचन क्रिया, ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं हैं। तो प्रतिवर्ती क्रिया ये मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती, ये अचानक सहज होती। और ये जैसे उदाहरण दें तो छींकना, मुंह में लार आना, ये प्रतिवर्ती क्रिया है। मानव मस्तिष्क का चित्र देख लें आप। इस तरीके से मानव मस्तिष्क को दिखाना है आपको। मानव मस्तिष्क का चित्र बनाएं, अभ्यास कर लें इसका। गोलीय लेंसों के जो नेक्स्ट हमारा 23 नंबर प्रश्न होगा, गोलीय लेंस, गोल लेंस हो उसके लिए चिन्ह ही परिपाटी लिखिए। लेंस आवर्धन का सूत्र लिखिए। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। लेंस कौन सा है? अवतल। लेंस दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। तो अवतल लेंस से पूछिए, अवतल लेंस से दूरी है वो 15 सेमी है, यानी सेंटीमीटर है। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पे रखें कि प्रतिबिंब है वो 10 सेंटीमीटर दूर बने। तो लेंस का आवर्धन भी ज्ञात करना है। तो कांतीय चिन्ह परिपाटी, लेंस में सभी दूरियों का मापन उसके प्रकाशीय केंद्र से करते हैं। बिंब सदैव लेंस के बाईं ओर रखा जाएगा, मतलब लेंस पर बिंब के प्रकाश बाईं ओर से आपतित होगा। मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक एवं बाईं ओर से मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर की दूरियां धनात्मक एवं नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती। इस प्रकार से हम आगे देख लेते हैं कि लेंस के आवर्धन सूत्र लिखते हैं पहले। तो m बराबर h/h बराबर v/u। तो h बराबर है हमारी प्रतिबिंब की ऊंचाई, दूसरा जो h है उसका है बिंब की ऊंचाई, फिर है v बराबर प्रतिबिंब की दूरी और u बराबर बिंब की दूरी। तो v बराबर हमें 10 सेंटीमीटर और f बराबर 15 सेंटीमीटर ये दी हुई है। तो u और m हमें निकालना है। ये जो m है ये निकालना है और एक ये u है, ये u नीचे वाला v/u है तो u निकालना है। तो इस तरीके से निकालेंगे हम। 1/v माइनस, जब m को इधर लाएंगे तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/5, या कहें कि 1/u बराबर 1/v बराबर 1/f। तो 1/u बराबर 4/10 माइनस 1/15 बराबर 1/10 प्लस 1/15। 1/u बराबर हो जाएगा -3 प्लस 2/30 बराबर -1/30। तो u बराबर -30 सेंटीमीटर दूरी, बिंब की दूरी आ गई तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आवर्धन, बिंब की दूरी आ गई 30 सेंटीमीटर। आवर्धन ज्ञात करने के लिए m बराबर v/u,
तो m बराबर -10/-30, क्योंकि 30 हमें प्राप्त हो गया, बराबर 1/3 बराबर प्लस 0.33। धनात्मक चिन्ह ये दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा है और आभासी है। प्रतिबिंब किस प्रकार का है? सीधा है और आभासी है। अगर माइनस में हमें प्राप्त होता तो इसका दूसरा अर्थ निकलता, लेकिन हमें प्लस में मिला है, पॉजिटिव में मिला है, तो प्रतिबिंब सीधा और आभासी है। अथवा में जो प्रश्न है वो है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, और परावर्तन का नियम लिखिए। गोलीय दर्पण के उपयोग भी लिखने हैं। तो परावर्तन देख लेते हैं पहले। परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन की परिभाषा लिखें। जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर इसी माध्यम से वापस लौट जाए तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नियम: आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण सदैव आपतन बिंदु के एक ही तल में होते हैं। तो दर्पणों का उपयोग: अवतल दर्पण के उपयोग टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों की हेडलाइट, सेविंग दर्पण, दंत विशेषज्ञों द्वारा उपयोग में लाए गए दर्पण, सौर भट्टियों में काम आने वाले दर्पण, ये अवतल दर्पण के उदाहरण हैं। उत्तल दर्पण वाहनों के पार्श्व दर्पण, पीछे वाहनों में पीछे देखने के लिए जो दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है। भर्जन किसे कहते हैं, समीकरण लिखिए। धातु निष्कर्षण की विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि सचित्र समझाइए। पहले भर्जन बताना है। तो भर्जन सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, तो इस क्रिया को भर्जन कहते हैं। तो भर्जन का सूत्र है, समीकरण है, वो है 2ZnS + 3O2। तो हमें जो प्राप्त हुआ है वो हुआ है 2ZnO + 2SO2। विद्युत अपघटनी परिष्करण देख लेते हैं। अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुओं का पूर्ण शुद्धिकरण हेतु विद्युत अपघटनी विधि उपयोग में आती है, जैसे कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध की परत को कैथोड कहा जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघटन के रूप में होता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो एनोड की अशुद्ध धातु अपघटे में घुल जाती है और विद्युत अपघटे में इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु कैथोड पे जमा हो जाता है। तो जो अपना अविलय है, अशुद्धियाँ एनोड तली पे निक्षेपित हो जाती हैं। जो अशुद्धियाँ होती हैं वो एनोड की तली पर नीचे निक्षेपित हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं, जिसे एनोड पंख कहते हैं। इस प्रकार से हम देख लें कि ये कैथोड है, ये एनोड है, ऊपर कुंजी दर्शाई हुई है, ये कैथोड, ये एनोड। तो अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन यूज किया गया है। ये पंख है, या द्रव एनोड, ये टैंक है, मतलब ये जो टैंक है इसमें विलयन लिया हुआ है अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का, और ये अब द्रव एनोड पे जमा हुआ, नीचे निक्षेपित हुआ, तो इसको एनोड पंख कहेंगे। कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्ल अथवा का जो प्रश्न है वो है कि कोई धातु है वो यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट के साथ गैस उत्पन्न होती है, तो जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। ये धातु यौगिक ए और गैस का नाम बताइए। बताते हुए पूर्ण अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो धातु यौगिक का नाम बताना है पहले तो CaCO2, धातु यौगिक का नाम CaCO2, और फिर जो उत्पन्न हुई है गैस वो हो गई CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। समीकरण हम किस प्रकार से देंगे कि CaCO2 + 2HCl + CaCl2 + CO2 + H2। ये CaCO। नेक्स्ट जो प्रश्न है अपना, नेक्स्ट जो मॉडल पेपर होगा वो सेकंड होगा, तो सेकंड मॉडल पेपर भी जल्दी आपके लिए डाल दिया जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी एग्ज़ाम नज़दीक है, मेरी शुभकामना आपके साथ हैं।
कि आप अच्छे से अच्छा पेपर करके आएँ और अपने जो स्कोर हैं उसे बढ़ाएं। मैंने अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ पल आपके लिए निकाले हैं, तो मेरे इस प्रयास से अगर आपको कुछ थोड़ी बहुत भी मदद मिलती है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात होगी और मुझे बहुत खुशी होगी। तो थैंक्स, पुनः आपको शुभकामना।